आज आपको मैटर के स्टेट के बारे में, दैट मीन्स स्टेट ऑफ मैटर, इसके बारे में कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट बताने जा रहे हैं। पिछले क्लास में हमने बताया था कि मैटर का क्लासिफिकेशन दो तरीके से आपको बताया गया था। एक फिजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, उसमें हमने बताया था कि फिजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैटर का क्लासिफिकेशन हम करते हैं तो तीन तरह का मैटर होता है, एक सॉलिड, दूसरा लिक्विड, तीसरा गैस। उसी तरह से केमिकल क्लासिफिकेशन हम अगर करते हैं तो उसमें अगेन आपको बताया गया था कि मैटर तीन तरह का, एलिमेंट, कंपाउंड और मिक्सचर। तो आज हमारा टॉपिक है वो फिजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से मैटर का जो क्लासिफिकेशन हुआ था, जिसमें सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, तो इसी को स्टेट ऑफ मैटर कहते हैं। यहाँ आपको बताया गया है कि मैटर तीन स्टेट में पाए जाते हैं। आपके सराउंडिंग में, आप जहाँ रह रहे हैं, आप आसपास में नजर दौड़ा के देखिए तो मैटर जो आपको मिलेंगे वो इसी तीन तरह के मिलेंगे, तीन स्टेट में मिलेंगे। एक सॉलिड, दूसरा लिक्विड और तीसरा गैस। जैसा कि यहाँ देखा जा रहा है, आप देख रहे हैं कि सॉलिड स्टेट के जो मैटर होंगे उसके जो पार्टिकल्स होंगे वो पार्टिकल्स इस तरह से क्लोजली अरेंज होंगे। दैट मींस इसके पार्टिकल्स का अरेंजमेंट क्लोजली पैकिंग होगा, टाइटली पैक होगा। जबकि लिक्विड के पार्टिकल्स जो है देख रहे हैं कि थोड़ा सा हटा हटा रहता है, जिसको हम कह सकते हैं कि लूजली अरेंजमेंट होगा पार्टिकल्स का, दैट मींस लूजली पैक्ड होगा। ठीक है। जबकि गैस के पार्टिकल्स जो है वो एक दूसरे से थोड़ा और लिक्विड के कंपैरिजन में और अलग अलग, यानी हटा हटा करके रहेगा, जिसको हम कह सकते हैं कि वेरी लूजली पैकिंग इसकी होती है। दैट मींस वेरी लूजली अरेंजमेंट होता है। तो इस एंगल से आप इसको स्टडी अगर करते हैं, यानी इसके मॉलिक्यूल्स के, इसके पार्टिकल्स के अरेंजमेंट के एंगल से, तो आप ये तीन डिफरेंस देख रहे हैं। सॉलिड के पार्टिकल्स का अरेंजमेंट कैसा हो रहा है? टाइटली पैकिंग हो रही है। लिक्विड के पार्टिकल्स का अरेंजमेंट कैसा हो रहा है? लूजली अरेंजमेंट हो रहा है। गैस के पार्टिकल्स का अरेंजमेंट कैसा हो रहा है? वेरी लूजली पैकिंग हो रही है। इसी बात को इस एंगल से इस तरह से आप समझ सकते हैं आम फहम जबान में, देहाती जबान में, कि सॉलिड के पार्टिकल्स सटा सटा रहता है, जबकि लिक्विड के पार्टिकल्स हटा हटा रहता है, और गैस के पार्टिकल्स कैसे रहते हैं? जुदा जुदा रहते हैं। क्लियर? तो स्टेट को एक उसके अरेंजमेंट के फ्रेम में आप तीनों में डिफरेंस आप इस एंगल से समझ सकते हैं। अब देखिए कि जब इस तरह का अरेंजमेंट है तो देखने में क्या लगता है? ऑटोमेटिक ये बात समझ में आती है कि जैसे ही ये क्लोजली पैकिंग हो गई तो इसका जो शेप बनेगा, है ना, वो शेप कैसा हो जाएगा? डिफिनिट शेप होगा। कैसा होगा? डिफिनिट शेप। अब ये ऐसा फिक्स हो गया कि ये शेप जो है वो ना ही लमड़ सकता है ना पसर सकता है, वो अपने शेप को क्या करेगा? मेंटेन करके रखेगा। दैट मीन्स दूसरे डिफरेंस पे बात की जा सकती है, वो क्या? कि इसका शेप कैसा होता है? डिफिनिट होता है। डिफिनिट होता है। कैसा होता है? डिफिनिट होता है। ठीक है, डिफिनिट होता है, शेप डिफिनिट होता है। क्लियर? क्यों शेप डिफिनिट हुआ? इसलिए कि इसकी पैकिंग कैसा है? टाइटली पैकिंग, क्लोजली पैकिंग है, इसलिए इसका शेप कैसा हो गया? डिफिनिट हो गया। जबकि लिक्विड का शेप जो है, आप इसको देखिए, जैसे मिसाल के तौर पर आप देखिए कि पानी आपका लिक्विड है, कोई दिक्कत है इसमें? पानी को आप एक ग्लास में आप डाल दे तो वो पानी शेप कैसा लेगा सुफियान? कैसा लेगा? जो ग्लास का शेप है लंबा सा, उसका शेप मेंटेन कर लेगा। लेकिन उसी पानी को जैसे ही आप प्लेट में डाल देंगे तो वो क्या हो जाएगा? पसड़ जाएगा, मतलब प्लेट का शेप ले लेगा। दैट मीन्स क्या हुआ कि लिक्विड अपने शेप को मेंटेन कर रहा है कि नहीं कर रहा? नहीं कर रहा। आवाज नहीं है क्या? शेप अपना मेंटेन नहीं कर पा रहा, कोई दिक्कत? मतलब क्या हुआ? लिक्विड का शेप डिफिनिट या इनडेफिनिट? इनडेफिनिट होता है। ये कैसा शेप होता है? इनडेफिनिट होता है। लिक्विड का शेप कैसा होता है? इनडेफिनिट होता है।
इनडिफिनिट होता है। अब जरा सा देखिए कि गैस का शेप कैसा होता है। गैस जो है उसका भी शेप डिफिनिट नहीं होता है। जैसे एज फॉर एग्जाम्पल, एक आप सिलेंडर में ऑक्सीजन सिलेंडर आप लोगों ने देखा होगा हॉस्पिटल वगैरह में, तो उसमें ऑक्सीजन गैस भरा हुआ होता है, तो वो ऑक्सीजन सिलेंडर का शेप लिया हुआ होता है, ठीक है। लेकिन जैसे ही उसका नॉब खोल देंगे, ठीक है, एक बंद कमरे में, मान लेते हैं इसी बंद कमरे में उसका नॉब आप खोल दीजिए, तो उसमें से ऑक्सीजन निकलना शुरू होगा। ऑक्सीजन निकलना शुरू होगा तो कहां जाएगा? इस पूरे कमरे का वॉल्यूम, ये पूरे कमरे का जो शेप है उस शेप को वो मेंटेन कर लेगा, उस शेप में चला जाएगा। पता ये चला कि गैस का भी शेप कैसा होता है? इनडेफिनिट होता है। ये बात ध्यान में रखिए ना, है इनडेफिनिट होता है, ठीक है। बरकत। अब तीसरा कैरेक्टर इसी से मिलता जुलता कैरेक्टर है, वो है वॉल्यूम। वॉल्यूम, ठीक है। वॉल्यूम कैसा होता है इसका? वॉल्यूम के सिलसिले में, या इसको कह सकते हैं कि डेंसिटी के एंगल से भी इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो वॉल्यूम के सिलसिले में ये बात समझिए, वॉल्यूम किसको बोलते हैं? लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट, है ना। यानी उसका शेप जो है वो लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई के एतबार से वो कैसा है ना। जैसे मिसाल के तौर पर ये आपका एक मैटर है और ये आप कहते हैं, देखने में भी लग रहा है कि ये सॉलिड मैटर है। इसका अगर वॉल्यूम निकालेंगे तो ये सिलेंड्रिकल शेप का है, तो मैथमेटिक्स के एंगल से आप देखेंगे पाई आर स्क्वायर एच से जो है हम इसका क्या करेंगे? वॉल्यूम निकाल लेंगे, ठीक है। तो अब ये पेन, इसका वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर एच से आप निकाल लें, जो भी आज इसका निकलेगा। लेकिन इसको अगर आप प्लेस चेंज कर दे, कहीं दूसरे सिस्टम में रख दें, तो क्या इसका वॉल्यूम वही रहेगा या बदल जाएगा? वही रहेगा, नहीं बदल रहा है। इसका क्या मतलब हुआ? ये शेप, एक तो शेप अपने आप को मेंटेन किया हुआ है, डेफिनिट शेप हो गया, और साथ ही साथ इसका वॉल्यूम भी क्या होगा? डिफिनिट होगा। कोई दिक्कत इसमें? वॉल्यूम क्या हो गया जी? डिफिनिट हो गया। अब आइए लिक्विड का वॉल्यूम क्या होगा। अभी जैसे देखिए, अभी आप देखिए कि मैंने ग्लास में पानी डाला था, है ना, तो पानी का वॉल्यूम निकालेंगे तो ग्लास का जो शेप है उसका वॉल्यूम निकालेंगे उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। लेकिन जैसे ही उसको प्लेट में डाल देंगे तो प्लेट का जो वॉल्यूम होगा उसके अकॉर्डिंग निकालेंगे, यानी उसके शेप के अकॉर्डिंग। तो आप देखेंगे कि वॉल्यूम जो है वो चेंज नहीं होगा। वजह कि जैसे ये ग्लास में हाइट आपका ज्यादा नजर आ रहा था, तो शेप में हाइट कम गया, उसका सरकमफ्रेंस बढ़ गया, है ना। यानी पानी का अमाउंट ग्लास में जितना था उतना ही प्लेट में भी है। मतलब क्या हुआ कि इसका वॉल्यूम जो है, इसका किसका? लिक्विड का वॉल्यूम भी क्या होता है? डिफिनिट होता है। वॉल्यूम में कोई चेंजिंग नहीं होगा। तो दिक्कत? बट गैस आप देखते हैं, गैस पर अगर आप स्टडी करेंगे तो देखेंगे कि गैस का वॉल्यूम वो एक्चुअली क्या होता है कि अभी हमने बताया एक एग्जांपल से कि ऑक्सीजन को आप सिलेंडर में रखे हुए हैं, तो सिलेंडर का वॉल्यूम जो होगा उसको वो मेंटेन किया हुआ है। लेकिन जैसे ही इस बंद कमरे में उस सिलेंडर से उसका नॉब खोल देंगे तो ऑक्सीजन जो निकलेगा तो वो ऑक्सीजन पूरे रूम में फैल जाएगा, यानी पूरे रूम का वॉल्यूम ऑक्युपाई कर लेगा। तो बताइए वॉल्यूम इसका बढ़ गया कि घट गया? बढ़ गया, है ना। जबकि लिक्विड के केस में आप जो पानी लिए थे, एक गिलास पानी वहां पर आप रखे हुए गिलास में पानी, उसको लाके रूम में फेंक दीजिएगा तो क्या होगा? पूरे रूम का वॉल्यूम ऑक्युपाई कर लेगा पानी? नहीं करेगा, है ना। उतना ही रहेगा वॉल्यूम पानी का। लेकिन गैस में जैसे ही आप बात करेंगे, तो जैसे ही बंद कमरे में आप गैस को फेंकेंगे, गैस को डालेंगे,
तो पूरे में वो एक्सपैंड कर जाएगा, पूरे में फैल जाएगा। ठीक, बात समझ में आ रही है? पूरे में फैल जाएगा, ये उसका कैरेक्टर है। इसलिए हम क्या कहेंगे, गैस का वॉल्यूम कैसा होगा, डेफिनिट कि इनडेफिनिट? इनडेफिनिट होगा। इनडेफिनिट होगा। यही वजह है कि एक आप कोई भी गैस एक छोटी सी शीशी में आप उसको बांध के रखे हुए हैं, तो छोटी सी शीशी का वो वॉल्यूम ऑक्यूपाई किए हुआ है, ठीक है। लेकिन उसको जैसे ही बंद कमरे में आप उसको छोड़ देंगे तो वो धीरे 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 पूरे में एक्सपैंड कर जाएगा और पूरे एरिया को वो क्या करे, एक्सपैंड करके उसका पूरा वो ऑक्यूपाई कर लेगा शेप को। तो इससे क्या पता चला कि इसका वॉल्यूम जो है वो क्या होता है, इनडेफिनिट होता है। ठीक है, तो राइट डाउन कीजिए इसको। अब जरा सा देखिए कि पिछले क्लास में आपको हमने बताया था कि मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं वो आपस में एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते रहते हैं। दैट मींस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाते रहते हैं। उस फोर्स का क्या नाम बताया था, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो देखिए यहाँ शॉर्ट में एक बात बता रहे हैं, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इसको हम शॉर्ट में IF कहेंगे तो कोई दिक्कत, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, कोई दिक्कत। अब ये बात ध्यान में रखिए कि यहाँ पर ये जो तीनों पार्ट स्टेट है, इसका जो अरेंजमेंट है ये टाइटली पैकिंग, क्लोजली पैकिंग है ना, ये लूजली पैकिंग और ये वेरी लूजली पैकिंग। अभी आप एक दूसरे से दो या दो से ज्यादा आदमी एक दूसरे को कस के पकड़ लें, इतना कस के कोई आपको छोड़ा ना पाए, इसका क्या मतलब हुआ, उस सिचुएशन में आप एक दूसरे पर फोर्स ज्यादा लगा रहे हैं या कम लगा रहे हैं, ज्यादा लगा रहे हैं। एक दूसरे को पकड़े रहिए, लेकिन कोई आए थर्ड पर्सन और इजी में आपको खींच ले, इसका मतलब क्या हुआ, ये लूजली पैकिंग। ठीक है, पकड़े हुए थे बट सटे हुए थे, बहुत स्ट्रांगली नहीं पकड़े हुए। उसी तरह से एक तीसरा केस है कि बहुत आपस में सटा सटा खड़े हुए थे एक दूसरे के साथ, है ना, बातचीत कर रहे थे, कोई थर्ड पर्सन आए और इजी वे में आपको खींच ले। ऐसा हो सकता है कि बहुत ताकत लगाना पड़ेगा उसको खींचने की, ताकत नहीं लगाना पड़ेगा। तो यही सेम कंडीशन यहाँ देखने को मिल रहा है कि यहाँ क्या लग रहा है आपको, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यहाँ बहुत ज्यादा लग रहा है, और यहाँ क्या लग रहा है, इसके रेस्पेक्ट में कम लग रहा है, और यहाँ उससे भी कम लग रहा है। अगर तीनों में रिलेशन बात करेंगे, रिलेशन बांटेंगे, तो बताइए इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसका, सॉलिड का, किसका, सॉलिड का, सॉलिड का इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स किसका, सॉलिड का। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स किसका, लिक्विड का। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स किसका, गैस का। अगर इस तीनों में आपको ऑर्डर बताना रहे, मुझे नहीं मालूम कि किसका कितना है अमाउंट, बाद में हम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कितना लगेगा वो बाद में हम लोग निकाल सकते हैं, बट यहाँ पर सिर्फ हमको क्या करना है, कंपैरेटिवली स्टडी करनी है कि इस तीनों में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रीजा यास्मीन किस में ज्यादा लग रहा है, सॉलिड में कि लिक्विड में कि गैस में, सॉलिड में, और सबसे कम किस में लग रहा है, गैस में। तो अब इसको ऑर्डर में सजाना है, असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो ये तीनों लिखा हुआ है, कैसे लिखेंगे, इसको क्या करेंगे, सबसे ज्यादा इसका है तो ये ऑर्डर ऐसे लिखा जाएगा, और यहां पर क्या लिखा जाएगा, ऐसे लिखा जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ सॉलिड is greater than intermolecular force of liquid is greater than intermolecular force of gas। कोई प्रॉब्लम, बात समझ में आ रही है?
ऑर्डर ये आपको याद रखना है। किसका सबसे ज्यादा? किसका? सॉलिड का, उससे कम लिक्विड का, उससे कम गैस का। ठीक है, अब आपसे कोई क्वेश्चन पूछ दे, बताइए जी, आइस, वाटर और स्टीम, इस तीनों में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसमें ज्यादा होता है? आइस में कि वाटर में, यानी नॉर्मल वाटर, या स्टीम मतलब भाप में? किसमें होता है? आइस में। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। उसी तरह से आपको पिछले क्लास में बताया थे कि ये जो पार्टिकल्स है, इसके बीच जो गैप है, इस गैप को, स्पेस को क्या बोले थे? इंटरमोलिकुलर स्पेस। इस इंटरमोलिकुलर स्पेस को हम लोग क्या लिख देते हैं? शॉर्ट में लिखते हैं आईएस। कोई दिक्कत? तो यहां भी आईएस, यहां भी आईएस। ठीक है, आईएस किसका? सॉलिड का। किसका? लिक्विड का। किसका? गैस का। अब जरा सा बताइए, स्पेस मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल यानी पार्टिकल पार्टिकल के बीच का स्पेस किसमें ज्यादा दिखाई दे रहा है? रीजा, इसमें, इसमें, इसमें? गैस में। वेरी गुड। तो सबसे ज्यादा इंटरमोलिकुलर स्पेस किसमें है? गैस। सबसे कम किसमें है? सॉलिड में। यानी इसका ऑर्डर जस्ट उलट जाएगा। इसको हम कैसे करेंगे? ऐसे लिखेंगे। कोई दिक्कत? इंटरमोलिकुलर स्पेस ऑफ solid is less than intermolecular space of liquid is less than intermolecular space of gas। कोई दिक्कत? हाँ, आपसे क्वेश्चन पूछ देगा, आपसे क्वेश्चन पूछ दिया कि which have less intermolecular space। ठीक है, ए में आइस, बी में स्टीम, सी में नॉर्मल वाटर, डी में ऑल ऑफ दिस। क्या आंसर होगा? ये आइस लेस, क्या बोले थे? क्वेश्चन क्या था? व्हिच हैव लेस इंटरमोलिकुलर या लीस्ट इंटरमोलिकुलर स्पेस। कौन इंटरमोलिकुलर स्पेस कम रखता है? क्या होगा? स्टीम। स्टीम में कम इंटरमोलिकुलर स्पेस है। किसमें? क्वेश्चन इतना कंफ्यूज कर, क्वेश्चन है which has least intermolecular space या IS। ए में आइस, बी में नॉर्मल वाटर, नॉर्मल ड्रिंकिंग वाटर, सी में स्टीम, डी में ऑल ऑफ दिस। क्या होगा आंसर? ये अब भी कंफ्यूजन, क्या होगा आंसर? आइस। बस समझ में आ रही? और यहां अगर क्वेश्चन पूछ दे कि which has strong या most intermolecular force of attraction, तब आंसर उलट जाएगा। क्या आंसर उलट जाएगा ना? नहीं, क्या होगा? आइस ही रहेगा, क्योंकि मोस्ट कहा जा रहा है। बहरहाल, तो इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और पूछे जाएंगे, ये ध्यान में रखना। असल इसका एप्लीकेशन देखना है कि कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब आपके सामने एक बात और बता दें, पिछले क्लास को याद कीजिए, मैंने कहा था कि मैटर के पार्टिकल्स कंटिन्यूअसली मूव करते रहते हैं। दैट मीन्स मूव करते रहते हैं का मतलब क्या हुआ? उसके पास मोशन है। अब मोशन है इसका मतलब क्या हुआ? उसके पास एनर्जी है। यानी कौन सी एनर्जी? काइनेटिक एनर्जी। एनर्जी ड्यू टू मोशन क्या कहलाता है? काइनेटिक एनर्जी। अब ये जो मूवमेंट होता है, पार्टिकल्स जो मूव करता है एक दूसरे से कंटिन्यूअसली जो मूव करता है, इस मोशन को समझने का वो क्या कि आप देख के बता दीजिए। आप यहां पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए और देखिए कि इसको जज कर पा रहे हैं। ये इसके पार्टिकल्स क्या है? टाइटली पैक्ड। बताइए तो इसके पार्टिकल्स को मूव करना हो तो इजी वे में मूव करेगा या मुश्किल होगा? इसमें सबसे इजी वे में मूव कौन कर सकता है? क्यों?
इसलिए कि पार्टिकल के बीच का स्पेस बहुत ज्यादा है। जानते हैं, एक राज की बात समझ लीजिए, इसके पार्टिकल्स, गैस के पार्टिकल्स, सबसे पहले गैस की बात करते हैं। गैस के पार्टिकल्स का मूवमेंट कैसा होता है मालूम है? एकदम जान लीजिए कि रुई का फाहा, रुई का छोटा सा टुकड़ा देखते होंगे आसमान में या हवा में जो उड़ता रहता है, कभी उधर जा रहा है, कभी इधर आ रहा है, कभी ऐसे आ रहा है, कभी ऐसे आ रहा है, जस्ट लाइक दिस। कभी गौर किया है इसको? या क्या कहते हैं कि एक देखते होंगे कि वो स्टार्स की तरह एक पेड़ से निकल के रुई की तरह, स्टार्स लाइक स्ट्रक्चर होता है, रुई लाइक, और वो उड़ता रहता है, कभी कभी उड़ते हुए घर में आ जाता है ना? उसके मोशन को बहुत माइन्यूटली गौर कीजिए, कभी लगेगा उधर जा रहा है, कभी उधर जा रहा है, कभी उधर जा रहा है, जस्ट लाइक ऐसे ऐसे, है ना? तितली जैसे उड़ती है, यानी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में उड़ते हुए आप उसको नहीं देख सकते, मूव करते हुए नहीं देख सकते। अभी वो जा रही थी ऐसे, जैसे उसके पास पहुंचेगा मालूम ऐसे घूमेगा। तितली को पकड़ना जैसे आसान है क्या? तितली के पीछे दौड़ते रहिएगा, कभी दौड़ा दौड़ा के आपको मार देगा और जल्दी पकड़ में ना आएगा, है ना? जस्ट लाइक उसी तरह का गैस का मूवमेंट होता है। देख लीजिए कैसा मूवमेंट होता है। ऐसे मूव किया, 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 ठीक है, ऐसे मूव किया, ऐसे मूव किया, कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं पता चलेगा। जिगजैग मूवमेंट इसको बोलते हैं, टेढ़ा मेढ़ा ऐसे ऐसे है, जिगजैग मूवमेंट। कैसा मूवमेंट होगा? इसके पार्टिकल्स का मूवमेंट कैसा होगा? जिगजैग मूवमेंट होगा, जिगजैग, जिगजैग मूवमेंट, ठीक है? कैसा मूवमेंट हुआ? जिगजैग मूवमेंट। तितली क्या पकड़ने के लिए जैसे ही उसमें हाथ लगाना चाह रहे थे कि अचानक वो उड़ के दूसरे तरफ लगा, आप उसके पीछे पीछे दौड़ रहे हैं। आप लोग तो वो खेल नहीं खेले होंगे बचपन में, हम लोगों ने खूब तितली पकड़ा है ना? दौड़ दौड़ के पकड़ा। आकाश के आप लोग उस तरह से पकड़े रहते तो इसके मोशन को बहुत आसानी से समझ सकते हैं कि गए और तितली एकदम चुपके से धीरे धीरे पांव उसको आहट न मिले और उसके बाद धीरे धीरे हाथ लगाना ही चाह रहे थे कि उड़ गए उधर जा रहे, रैंडमली अचानक मूव कर गई, रैंडमली मूव कर गई। दैट मींस इसका मोशन कैसा होता है? रैंडम मोशन। कैसा होता है? रैंडम मोशन होता है, रैंडम मोशन, रैंडम मोशन, जिगजैग मूवमेंट, रैंडम मोशन, ठीक है? रैंडम मोशन कैसा होता है? रैंडम मोशन होता है, कोई दिक्कत? और बहुत दिलचस्प बात, इस मोशन के बारे में एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था रॉबर्ट ब्राउन। कौन था? रॉबर्ट ब्राउन, है? ये जब अपना माइक्रोस्कोप तैयार किया था, उस जमाने में जब इस कुछ चीजों को देखा तो वहां पर इस मोशन का उनको ज्ञान हुआ। इसीलिए इस तरह के मोशन को उनके नाम के रिगार्ड में भी याद किया जाता है। दैट मीन्स क्या नाम? ब्राउनियन, रॉबर्ट ब्राउन, ब्राउन से बना है, ब्राउनियन मूवमेंट भी कहा जाता है इसको। क्या कहा जाता है? ब्राउनियन मूवमेंट, ब्राउनियन मूवमेंट, ब्राउनियन मूवमेंट, ठीक है? यानी गैस के पार्टिकल्स का मूवमेंट कैसा होता है? ब्राउनियन मूवमेंट, इधर उधर जैसे तैसे मूव करता रहता है। कोई दिक्कत? फर्क समझ में आ गया? अब आइए जरा सा लिक्विड के पार्टिकल्स का मूवमेंट क्या होता है। पार्टिकल्स, इसका पार्टिकल चूंकि स्पेस इसके रेस्पेक्ट में कम है तो क्या पर करेगा? पार्टिकल्स एक जगह से दूसरे जगह स्लोली मूव करेगा। पार्टिकल्स, पार्टिकल्स move from one place to another place,
टू अनदर, है ना, मूव करेगा, बट इसके रेस्पेक्ट में इसके जैसा नहीं, जितना स्पेस है थोड़ा सा ऐसे करेगा, ऐसे करेगा, ऐसे करेगा, ऐसे करेगा, है ना। बात समझ में आ रही है? कैसा मूवमेंट, क्लियर हुआ? ये मूवमेंट है ना, मतलब ये कि उसको आप मूवमेंट के नाम पे आप कह सकते हैं कि ओसिलेशन समझते हैं, जैसे घड़ी का जो पेंडुलम देखते हैं वो ऐसे घूमता है, ऐसे घूमता है, ऐसे, इसी तरह का मूवमेंट करेगा, ऑसिलेटरी मूवमेंट इसका होगा पार्टिकल्स का, है ना। बहुत तेजी के साथ जैसे ये जा रहा है उस तरह से नहीं जाएगा, ये ऑसिलेटरी मूवमेंट है, ऑसिलेशन होगा। सॉलिड के पार्टिकल्स जो है ये ऐसे भी नहीं कर पाएगा, ये मेरा चमन है, मेरा चमन भी नहीं कर पाएगा, बात समझ में आई? बल्कि इसके पार्टिकल्स इतने कसे हुए हैं कि जगह ही नहीं, स्पेस ही बहुत मिनिमम स्पेस है, तो क्या बेचारा ऐसे जाएगा वो, बल्कि क्या करता है वो अपने ही जगह पर इस तरह से मूवमेंट इसका होता है, रोटेट अराउंड इट्स ओन एक्सिस। इसके पार्टिकल्स कैसे मूव करते हैं? अपने ही एक्सिस पर। देखिए ये एक जगह से दूसरे जगह जा रहा है क्या? नहीं जा रहा। क्या हो रहा है? अपने ही एक्सिस पर क्या कर रहा है? रोटेट कर रहा है। तो क्या मतलब हुआ? सॉलिड के पार्टिकल्स रोटेट अराउंड इट्स ओन एक्सिस, अपने ही एक्सिस पर रोटेट करेंगे। कोई दिक्कत? बात समझ में आ रही? अब जरा सा देखिए गौर से इसको समझिए। इस पार्टिकल्स इसमें सॉलिड के एक जगह से ऐसे ऐसे नहीं कर रहा, एक जगह से दूसरे जगह नहीं जा रहा, बल्कि ऐसे ऐसे कर रहा, अपने ही एक्सिस पर ये रोटेट कर रहा। इसके पार्टिकल्स एक जगह से दूसरे जगह इस तरह से कर रहा है, और उसके पार्टिकल्स तो बहुत तबाही, आतंक मचाए हुआ। समझ रहे हैं? इसका मतलब क्या हुआ कि काइनेटिक एनर्जी, मोशन जो जितना ज्यादा कर रहा है उसके पास एनर्जी उतनी ज्यादा है। जो जितना ज्यादा उछल कूद कर रहा है वो उसके पास उतनी ज्यादा एनर्जी है। जरा सा देखिए तो, घर पे आपके 3 तरह के ग्रुप हैं घर पे। एक दादा दादी नाना नानी वाला ग्रुप, एक अब्बा अम्मा वाला ग्रुप, और एक आपका ग्रुप। क्लियर? मतलब बच्चा। बताइए घर में कौन ज्यादा कूद फान कर रहा है? आप नहीं, मुसारी पर से एक बार जंप्स करके कूद जाते हैं, है ना। अब्बा ने आवाज दिया, दौड़े हुए चले, एकदम लगा कि अब जाके गेट से टकरा जा रहा है ना। लेकिन अगर आपके अब्बा को आवाज दी जाएगी तो जाएंगे भी तो आपके रिस्पेक्ट में धीरे जाएंगे, और आपके दादा को अगर आवाज दी जाए तो तब तो बड़ा मुश्किल। तो बेटे पर ऐसे बहुत होंगे, आपके दादा को आवाज, हाँ क्या बोल रहे हो, इतने होगा। मतलब समझ रहे हैं आप? एनर्जी किसके पास ज्यादा है? कौन ज्यादा कूद रहा है? अच्छा, कूदने में भी आप कंपैरिजन कीजिए। आपकी उम्र जो है 15 साल 20 साल है, आपके घर में कोई 5 साल का बच्चा है, 4 साल का बच्चा है, कौन ज्यादा कूद रहा है? देखिएगा, हमारे यहाँ एक बच्चा है छोटा सा, उसके बॉडी में स्प्रिंग लगा हुआ, वो नॉर्मल कंडीशन में खड़ा रह ही नहीं सकता जब तक कि उछल नहीं करेगा। एनी टाइम वो जंपिंग। मतलब हम ये बताना चाह रहे हैं कि उसके पास एनर्जी है, इसलिए ज्यादा एनर्जी। और यहाँ जो आप देख रहे हैं कि ये जो मोशन की बात जो हो रही है, बहुत आतंक कौन मचाया हुआ है? गैस। इसका मतलब क्या हुआ? उसके पास एनर्जी ज्यादा है कि कम है? ज्यादा या सबसे ज्यादा? सबसे ज्यादा या बहुत ज्यादा? बहुत ज्यादा है ना। इस तीनों स्टेट में सबसे ज्यादा काइनेटिक एनर्जी गैस की है, उससे कम लिक्विड की है, उससे कम सॉलिड की है। ये जस्ट लाइक दादा नाना है।
दादी नानी है, इनको आवाज भी दीजिएगा, है ना। तो ऐसे करवट ऐसे घूम के अपने एक्सिस पर, अपने ही इस पोजीशन पर ऐसे घूम के, हाँ क्या बोल रहे हैं बउआ, है ना। बात क्लियर। तो अब जरा सा देखिए, तीनों में अगर आपको कंपैरिजन कराया जाए कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ सॉलिड, काइनेटिक एनर्जी ऑफ लिक्विड और काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस, बताइए ये सुफियान, किसकी काइनेटिक एनर्जी सबसे ज्यादा? गैस की। उससे कम किसका? सबसे कम किसका? ऑर्डर कैसे लिखेंगे? ये ऑर्डर सही है? ये सही है, वेरी गुड। तो ये ऑर्डर, सबसे ज्यादा काइनेटिक एनर्जी गैस की, उससे कम लिक्विड की, उससे कम। क्लियर। अब जरा सा देखिए, अब आखिरी बात कह के अपना हम स्टॉप करेंगे कि पानी का जो स्टेट आपने देखा, वाटर H2O, इसका स्टेट, 3 स्टेट आपको मिलता है नॉर्मल कंडीशन में, सॉलिड, लिक्विड, गैस, है ना। अभी ठंडा का मौसम है, आप चाहते हैं कि एनी टाइम आइस जो है, वाटर सॉलिड स्टेट आइस, वो मिलता रहे डिफरेंट फ्लेवर में, नहीं घर पर भी हल्ला मचा रहते हैं, है ना। सचमुच आम खाएंगे, है ना, पापा पापा सचमुच आम, है ना। 3 कोनों वाला चाहिए, और क्या बोलते हैं, कोन चाहिए, तफना चाहिए, बारे यार, वो आइस सॉलिड स्टेट में। उसी तरह से लिक्विड स्टेट में आप नॉर्मल पानी पीते हैं, या सुसुम पानी, गर्म पानी भी रहता है घर में। और गैसियस स्टेट में क्या रहता है? गैसियस स्टेट में आपने क्या देखा? घर में किचन के अंदर चावल बनते हुए देखा, उससे स्टीम बन के निकल रहा है, ये भाप। क्लियर। या घर में किचन में जो है वो आपकी मम्मी रोटी बेल रही है, और जैसे ही रोटी बेलने के बाद तवा पर गई, 2 बार पलटा, तो वो रोटी बॉल लाइक स्ट्रक्चर हो गया। नहीं, उसमें देखा कि धुआं निकल रहा है। क्या निकल रहा है? धुआं। क्या निकल रहा है? वो स्टीम निकल रहा है। ठीक है। अब जरा सा गौर कीजिए, आपकी उंगली पकड़ के उस बॉल लाइक रोटी में घुसा दिया जाए, जिससे स्टीम लगा, क्या होगा? कुछ होगा क्या? अलिश भाई, क्या होगा? जल जाएगा, है। आपकी उंगली पकड़ के चावल मम्मी तैयार कर रही थी, जस्ट अभी बॉयल हुआ, उसमें घुसा दिया, क्या होगा? जल जाएगा। आपको मालूम है सीवियर बर्निंग किस में होगा? मालूम है? गर्म खौलता हुआ पानी में उंगली घुस जाने से, या आपकी मम्मी रोटी बना रही थी, बॉल का शेप जैसे बना, उसमें उंगली घुसा दिया गया, तब मालूम है किसमें ज्यादा जलेगा? बॉल वाले में, यानी भाप से जो उंगली जलेगी उसमें ज्यादा बर्निंग होगी, ज्यादा लहरेगा, ज्यादा खतरनाक लहरेगा। कारण काइनेटिक एनर्जी उसकी ज्यादा है, स्टीम की, भाप की। गैस है तो गैस में काइनेटिक एनर्जी ज्यादा, और गर्म पानी है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी गैस, भाप के रेस्पेक्ट में कम। ठीक है, इसलिए उसमें बर्निंग हल्का हो। और ठंडा पानी में तो मालूम है उसकी एनर्जी इतनी कम होती है कि वो आपको नहीं जलाएगा, बल्कि जलने में, जहां जल रहा है तो उसको नॉर्मलाइज करने में आपको वो आइस काम देता है। देखते हैं, सुने होंगे, जैसे ही कोई जल उल गया तो जल्दी से जो है उस पर आइस का जो स्लैब लगाया जाता है। बड़े यार, तो ये बात इस तरह से क्वेश्चन आपसे पूछ देगा कि किस कंडीशन में सीवियर बर्निंग होगी, है ना, भाप में जलने से या गर्म पानी में जलने से, दोनों में से किस में? तो भाप में जलने से आपको ज्यादा सीवियर बर्निंग होगी। तो हमें लगता है कि ये तीनों स्टेट, सॉलिड, लिक्विड और गैस में जो बेसिक कंसेप्ट चाहिए, तीनों में डिफरेंस क्या है वो आपके सामने। कोई किसी तरह का कोई कंफ्यूजन क्वेश्चन है तो आप रेज कर सकते हैं, और हमारे कमेंट बॉक्स में आप अपने कंफ्यूजन को, अपने डाउट को आप डाल सकते हैं। इंशाल्लाह वहाँ भी आपको आपके डाउट को क्लियर कराया जाएगा।
तो आज का क्लास इतना ही है। फिर हम नेक्स्ट क्लास में आपको इससे आगे का